अब आगे बढ़ेंगे। कासगंज के सोरो में सीएम ने की चुनावी रैली और इस दौरान भाजपा में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में जो लोग हैं उनकी आस्था का सम्मान हुआ है। आज यूपी में रोजगार के लिए अपार संभावनाएं हैं। यूपी में तीर्थ स्थलों का सुंदरीकरण हो रहा है। भाजपा ने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। भाजपा सरकार में यूपी में जो कानून है उसका राज है। हमने यूपी को भय और दंगा मुक्त प्रदेश बनाया है। हमने दंगाइयों और अपराधियों पर लगाम लगाई है। पहले दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, तनाव था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान ये बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अब यूपी जो है वो दंगा मुक्त है और भाजपा की सरकार में यूपी में कानून का राज है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की वो बातें जो उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कासगंज के सोरो में एक रैली के दौरान कही। कृष्ण ने अपना तृतीय अवतार बारह के रूप में इसी धरती पर लिया था। भाइयों बहनों, धरती के उद्धार के साथ ही देश के स्वाधीनता संग्राम आंदोलन में भी इस धरती ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जिन्होंने अपनी कर्मभूमि के रूप में कासगंज, एटा, अलीगढ़ और आसपास के क्षेत्र को चुना था, ऐसे स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह जी की भी स्मृतियां इस धरती से जुड़ी हुई है। आज के इस अवसर पर मैं इस धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए स्वर्गीय बाबूजी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने सदैव आस्था का सम्मान किया है। यह आस्था का सम्मान चाहे वह एक भव्य काशी के निर्माण के लिए काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण का कार्यक्रम रहा हो या फिर दिव्य अयोध्या के निर्माण का कार्य, और चाहे वह सदरई मथुरा हो, तो फिर सौरो उससे कैसे वंचित रह सकता है। यह हमारा सौभाग्य है कि श्री राजू भैया और यहाँ के हमारे विधायकों के प्रयास, पूज्य संतों की प्रेरणा से सोरो को भी हम लोगों ने तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देकर के यहाँ के समग्र विकास के कार्यक्रम को भी अपने हाथों में लिया है। में वीरांगना अवंती बाई जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना, बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई, फुल पॉलिटेक्निक, डिग्री कॉलेज, आईटीआई, हॉस्पिटल का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तीर्थों का विकास, ये जहां एक और विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अलीगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। तो भाइयों बहनों, दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से भी हर एक गांव के विकास, हर एक अन्नदाता किसान के जीवन में खुशहाली लाने, हर एक नौजवान को रोजगार प्रदान करने की दिशा में, हर एक महिला को सम्मान और स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य सरकार कर रही है। तो प्रदेश में पिछली सरकार ने दिव्यांगजनों का, वृद्धावस्था पेंशन पाने वाले वृद्धजनों का और विधवा महिला प्राप्त करने वाले विधवा महिलाओं की भी पेंशन की राशि को रोक दिया था। लेकिन हमारी सरकार वर्तमान में प्रदेश के अंदर 1 करोड़ दिव्यांगजन, वृद्धजन और विधवा महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है।
औरैया में विपक्षी दलों पर अमित शाह ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले दूसरे चरण में ही सपा का सूपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि 10 मार्च के बाद प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने गरीबों के लिए शौचालय नहीं बनाए। अखिलेश के शासन में बिजली रानी रूठी थी। योगी आदित्यनाथ शासन में 24 घंटे बिजली है। सिर्फ भाजपा गरीबों के लिए काम करती है। सपा बसपा ने यूपी की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था। योगी सरकार में 7वें से दूसरे स्थान पर इकोनॉमी आ गई है। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही, अमित शाह के द्वारा कही गई। उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर भी इस दौरान जमकर हमला बोला। उन्होंने अपनी सरकार की तारीफ की, योगी सरकार की तारीफ की और योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। और वहीं विपक्षियों की जो विफलताएं हैं उनके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि योगी सरकार में इकोनॉमी जो है वो 7वें से दूसरे स्थान पर आ गई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बसपा ने यूपी की अर्थव्यवस्था को चौपट किया था। पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है मित्रों, तेजी के साथ। और आज जब तीसरे चरण के प्रचार के लिए मैं आया हूं, लाखन सिंह जी को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, तब मैं आप सभी को कहता हूं कि फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 2014 में कौन जीता? भाजपा जीती या नहीं जीती? 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में बाउंड्री लगाने का मौका है। लगाएंगे क्या? लगाएंगे क्या? मित्रों, सहारनपुर से आगरा तक हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी का विजय ही विजय हो रहा है। और यहां से तीसरे चरण की भी शुरुआत हुई। अभी पार्टी रखा है, मगर मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश बाबू, सपा बसपा बसपा सपा बुआ भतीजा 15 साल तक सरकार चलाई या नहीं चलाई? 15 साल तक किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा है क्या? ऐसा नहीं भी, जोर से बोलो, पहुंचा है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई नरेंद्र मोदी जी ने। यूपी की 1,67,00,000 माताओं को गैस का चूल्हा और सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी। पहले और दूसरे चरण में समाजवादी पार्टी और बसपा का सुपड़ा साफ। भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ 300 सीटों की ओर बढ़ रही है मित्रों, तेजी के साथ। और आज जब तीसरे चरण के प्रचार के लिए मैं आया हूं, लाखन सिंह जी को जिताने की अपील करने के लिए मैं आया हूं, तब मैं आप सभी को कहता हूं कि फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। 2014 में कौन जीता? भाजपा जीती या नहीं जीती? 2014 में कौन जीता? 17 में कौन जीता? 19 में कौन जीता? और 22 में बाउंड्री लगाने का मौका है। लगाएंगे क्या? लगाएंगे क्या? मित्रों, सहारनपुर से आगरा तक
यूपी के बाराबंकी जिले में पहुंची बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुर्सी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शाकेंद्र प्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा के दौरान उन्होंने भाजपा के पक्ष में पूरा माहौल बनाया और अपने प्रत्याशी को वोट देने की जनता से अपील की। वहीं जनसभा खत्म करने के बाद जब जेपी नड्डा अपने काफिले से जब वापस निकले तो रास्ते में एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। दरअसल जनसभा के बाद अपने काफिले से वापस लखनऊ एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए उन्होंने नेताओं से चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर की और फिर काफिले को रुकवाया और उस इलाके के एक होटल में नड्डा ने कुल्हड़ में चाय की चुस्की ली और समोसे का भी उन्होंने लुत्फ उठाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हमीरपुर पहुंचे, जहां पर उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी मौजूद थी। आपको बता दें कि स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी प्रत्याशी मनोज प्रजापति के पक्ष में वोट की अपील करने पहुंचे थे। राठ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मनीष अनुरागी के पक्ष में जनसभा को उन्होंने इस दौरान संबोधित किया। तो आपको बता दें कि राठ विधानसभा के प्रत्याशी के लिए उन्होंने वोट मांगे और इसी वजह से वो हमीरपुर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जनसभा की और उनके पक्ष में वोटों की भी उन्होंने अपील की। मुजफ्फरनगर हरिद्वार के मध्य नमस्ते मिडवे पर बनेगी हाईटेक पुलिस चौकी। आपको बता दें जिसका काम जो है वो शुरू कर लिया गया है, जोरों शोरों से इसका काम किया जा रहा है। एसएसपी अभिषेक यादव, एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय और सीओ खतौली ने भी निरीक्षण कर इस काम का जायजा लिया। आपको बता दें कि अरविंद राठी के विशेष सहयोग से नेशनल हाईवे पर यह शानदार चेक पोस्ट तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर जो काम है वो भी शुरू कर दिया गया है और जो बड़े तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उन्होंने जाकर मौके पर इसका जायजा लिया और नेशनल हाईवे पर ये हाईटेक पुलिस चौकी बनने जा रही है। अब बयानों के चल रहे बाढ़ के बीच तीसरे दौर की लड़ाई जो है वो भी तेज हो गई है। यादवलैंड और बुंदेलखंड में बीजेपी और सपा के बीच सीधी जंग देखने को मिल रही है। योगी, अमित शाह और पीएम मोदी चुन चुन कर सपा पर वार चलाए जा रहे हैं तो अखिलेश यादव भी हर बार का पलटवार कर रहे हैं। नाम समाजवादी है, काम तमंचावादी है और सोच परिवारवादी है। अगर इनका कोई छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है और अगर बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है। बयानों के चलते बाण के बीच दूसरे दौर की जंग खत्म हो गई। पहले चरण के मुकाबले दूसरे दौर में बम्पर वोटिंग हुई। मुस्लिम बेल्ट में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया तो समाजवादी सिपाहियों की बाँछें खिल गई। साइकिल की रफ्तार तेज होने की उम्मीदें जगी, लेकिन बीजेपी ने दावा ठोक दिया कि 2017 वाले करिश्मे को फिर दोहराएंगे। जिस समय वोट पड़ गया इनके नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। सिनेरियो बहुत स्पष्ट होती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। अब कोई संदेश में नहीं होना चाहिए। चुनावी समर में जीत के इन दावों के बीच दूसरे दौर के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। दूसरे दौर में सपा के कद्दावर नेता आजम खान जेल से ही ताल ठोक रहे थे तो कुछ महीनों पहले सलाखों से बाहर आए छोटे आजम भी अब उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो योगी के 3 मंत्रियों की साख भी दांव पर है। शाहजहांपुर से कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, चंदौसी से गुलाब देवी, बिलासपुर से बलदेव सिंह ओलख के भाग्य का फैसला वोटर्स कर चुके हैं। बहरहाल दूसरे दौर की लड़ाई खत्म होने के बाद निगाहें तीसरे दौर पर हैं और तीसरा दौर बेहद अहम है। अहम इसलिए क्योंकि ये जंग अखिलेश के गढ़ में है और सपा मुखिया को उनके घर में घेरने के लिए बीजेपी ने पूरी फौज उतार दी है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिर रही है।
अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। आज प्रदेश में दंगा नहीं है, कर्फ्यू भी नहीं है, दंगाई सब बिलों के अंदर घुस गए हैं। और भाइयों बहनों, कर्फ्यू अब नहीं होता, अब तो कांवड़ यात्रा शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश से निकलती है। कानपुर में एक समाजवादी मित्र वाले के वहां रेड डाला। आपको मालूम है ना, रेड पड़ी थी। आपको मैं बताने चाहता हूं, ये मंच पूरा भर जाए, इतनी नोटों की गड्डियां वहां से पकड़ी गई, इतनी नोटों की गड्डियां। इसके अलावा तीसरे दौर में बुंदेलखंड में भी चुनाव है और बुंदेलखंड बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ सपा का सूखा खत्म करने के लिए अखिलेश पूरा जोर लगा रहे हैं, तो मायावती और प्रियंका गांधी ने भी अपना दम दिखाया है। ये समर्थन बता रहा है कि इस बार जब बुंदेलखंड में वोट पड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के नेता सुन्न हो जाएंगे। खैर, इन दावों और वादों के बीच अभी यूपी में 5 चरण का चुनाव बाकी है। हालांकि पश्चिम का मुश्किल दौर खत्म हो चुका है और अब तीसरे दौर की लड़ाई है। लेकिन शुरू के 2 चरणों में कौन भारी पड़ा, दूसरे दौर में बम्पर वोटिंग के मायने क्या हैं, ये बड़ा और अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।